दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपके साथ बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हाँ साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विस्तृत हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। मुख्य रूप से मेरा जो उद्देश्य है इस पॉलिसी के अंदर 5+3+3+4 क्या है, इसको हम अच्छे से समझें और साथ ही हम इस पॉलिसी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नवीनतम वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, जो पूर्व में जिसके अंदर एक पार्ट शिक्षा विभाग का हुआ करता था, आजकल दोस्तों उसको अलग हटाकर एक शिक्षा विभाग के लिए शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम दे दिया गया है। केंद्र सरकार के अंदर शिक्षा विभाग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय अलग से बन गया है। मैं बात मेरी प्रारंभ करूंगा 1968-60 एक्ट के अंदर जो पहली जो शिक्षा नीति बनी थी, उसके बाद हम बात करें 1986 की शिक्षा नीति। 1986 की शिक्षा नीति के अंदर आप देखें कि 92 के अंदर 1992 में कुछ बदलाव किए गए थे, एंडमेंट किए गए थे, लेकिन उसको फिर उन लिखित में नहीं लिया गया था। उसके बाद में हम बात करें 2005 की NCF 2005 आया। उसके बाद हम बात करते हैं 2020 जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर बालक कितने साल का पढ़ने के लिए जाएगा। पहले जो स्ट्रीम था 10+2, अब जो स्ट्रीम चेंज हुआ है जिसके अंदर 5+3+3+4 का जो स्ट्रीम आया है उस दोस्तों यह जो नई शिक्षा नीति है इसके अंदर प्रत्येक गांव ढाणियों से, जिले से, राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं और ये पहली शिक्षा नीति है जिसके अंदर इतने बड़े सुझावों को लेते हुए ये शिक्षा नीति का ड्राफ्ट बनाया गया है। और इस ड्राफ्ट की अंदर बात करें तो श्रीमान कस्तूररंगन जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह गए हैं, उनकी अध्यक्षता में यह एक सबसे बड़ी सदस्यता वाली और सबसे बड़े सुझाव मसूदा वाली ये हम बात करते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी बनी है। पहले की जो स्ट्रीम थी 10+2 जिसके अंदर बालक 6 साल का कक्षा 1 में जाया करता था और उसके अंदर अब 5 साल बाद में रिवाइज कर दिया गया था। यहाँ पर बालक कितनी साल से जा रहा है, कब तक जा रहा है, कौन सी ईयर में कौन सी क्लास होगी, तमाम हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि यहाँ पर ये जो आपको फाउंडेशन जो स्ट्रीम दिया गया है, सबसे पहला जो दिया गया है फाउंडेशन, जिसके हम 5+3+3+4 की जो बात कर रहे थे, सबसे पहला जो 5 है वो क्या है, यह हम जो दिया गया है उम्र या ईयर से, उम्र से नहीं है, बच्चे की आयु से मतलब नहीं है। यहाँ पे 5 का मतलब है 5 वर्ष से मतलब है। यहाँ पर दिया गया है कि विद्यालय के अंदर जो 5 वर्ष प्रारंभ में बालक बिता रहा है उन 5 वर्ष की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फाउंडेशन के अंदर 5 साल को लिया गया है। यहाँ पर बालक 3 साल का विद्यालय में प्रवेश करता है। जब पुराने जमाने के अंदर हम 6 साल के हुआ करते थे, 5 साल के हुआ करते थे, उसके बाद हम कक्षा 1 के अंदर विद्यालय में प्रवेश लिया करते थे। उस समय यहाँ पर घर के अंदर, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में, अपने समाज के अंदर बच्चा पलता था, खेलता था। आजकल इस स्थिति को हम देखते हैं कि विद्यालय के अंदर सरकार खुद चाह रही है कि बालक को हम 3 साल के बाद में ही अडॉप्ट कर लें, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, उनको एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ले लें। जब तक बालक 12वीं करता है तब तक स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है और वह 6 साल से लेकर 12 कक्षा तक जाता है। तो इसके अंदर 6 से 18 आयु के अंदर हम बात करते हैं, जिसके अंदर आपके शिक्षा नीति के अंदर लिया गया है। यहाँ पर बालक जो न्यू पॉलिसी है उसके अंदर 3 साल के बाद में बालक को इस विद्यालय के अंदर ले लिया जाएगा। यहाँ दोस्तों फाउंडेशन के अंदर कोई एग्जाम नहीं होती है। बालक जब 3 साल का आ रहा है तो 3 साल के अंदर उसको 3 ईयर के अंदर उसको प्ले ग्रुप में रखा जाएगा। 3 साल तक बालक 6 साल का हो जाएगा, अर्थात 3 साल का प्रवेश कर रहा है और 3 साल तक उसको प्ले ग्रुप में रखा जाएगा, जहां पर कोई पढ़ाई नहीं होगी। केवल बच्चे को खेल, मनोरंजन और आनंदमय गतिविधि आधारित शिक्षण के अंदर बालक का डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगी, कोई पढ़ाई नहीं होगी। आगामी जो 2 साल हैं, 3 साल के बाद में 2 साल के अंदर 1 साल फर्स्ट क्लास, दूसरी साल सेकंड क्लास, अर्थात जो प्रारंभ फाउंडेशन के अंदर 5 ईयर लिया गया है उसकी मुख्य जो
विशेषताएं हैं वो विशेषताएं इस प्रकार ली गई हैं कि 3 साल में बच्चे को केवल और केवल मनोरंजन और प्ले या आनंददायी शिक्षण कार्य होगा, जिसमें कोई एग्जाम नहीं होगी। उसके बाद में लास्ट के 2 ईयर के अंदर पहला ईयर कक्षा 1 में, दूसरा ईयर कक्षा 2 में लिया जाएगा। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा और यहाँ पर बच्चे को 3 वर्ष में केवल फाउंडेशन स्ट्रीम में रखा जाएगा। प्रवेश करने की जो 5 वर्षता है उसके अंदर 3 साल तक केवल और केवल प्ले ग्रुप में रहेगा, जिसकी मैं यहाँ पर बात कर चुका हूँ। और केवल खेल के माध्यम से सीखा जाएगा, इसमें कोई पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी। यदि बालक 3 साल के बाद में जब 2 साल होगा तो उसको प्रथम और दूसरी क्लास में होगा, अर्थात बालक जब कक्षा फर्स्ट में होगा वो 6 साल का हो जाएगा, कक्षा सेकंड में होगा वह 7 साल का हो जाएगा और इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होगी। पढ़ाई के साथ इसमें बालक का स्कूल के प्रति लगाव और इसमें अटैचमेंट रखा जाएगा। साथियों, यदि हम बात करता हूँ आगामी 3 साल की बात करता हूँ, उसको प्री प्रॉपर्टी स्टेज के रूप में लिया जाएगा, जिसको मैं बात कर रहा हूँ सेकंड स्टेप के लिए। वहां पर बालक जब 7 साल का हो जाएगा उस समय वह कक्षा 3, 4 और 5 अर्थात 5+3 के अंदर बालक केवल और केवल 5वीं क्लास पास करेगा। यहाँ पर हम बात करें कि एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, उसको पाठ्यक्रम से रूबरू करवाया जाएगा, उसको पढ़ाया लिखाया और सिखाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो बात होगी, जो पढ़ाई होगी, एक्टिविटी बेस्ड स्टडी होगी यहाँ पर। और यहाँ पर मुख्य रूप से यदि हम बात करें, ये जो 3 स्टेज है जिसके अंदर कक्षा 3, 4 और 5 की मैं बात कर रहा हूँ, मुख्य रूप से यहाँ पर लैंग्वेज की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो बालक को यहाँ पर 5वीं तक के कक्षा शिक्षण के अंदर बालक को मदर लैंग्वेज, मदर टंग के अंदर, मातृभाषा के अंदर इसको बात की जाएगी। साथ ही यहाँ पर जो अन्य जो राष्ट्रभाषा है उसकी जानकारी, नेशनल लैंग्वेज और यहाँ पर मदर लैंग्वेज यहाँ पर बात की जाएगी। जैसे कि मान लो कोई गुजराती में पढ़ रहा है, कोई मराठी में पढ़ रहा है, कोई यहाँ पे राजस्थान में पढ़ रहा है, तो वह अपने 5वीं तक की शिक्षण कार्य के अंदर हम बात करें तो केवल और केवल यहाँ पर मातृभाषा हिंदी मीडियम के अंदर बात करेंगे। यहाँ पर लैंग्वेज को मीडियम से नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पर बालक का मीडियम है वो उसकी मातृभाषा होगी। यह सबसे बड़ा परिवर्तन है। यहाँ पर विवाद की स्थिति है साथियों, अभी यहाँ पर इस पे विवाद की स्थिति चल रही है, इसमें विवाद पे मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जो प्राइवेट स्कूलें हैं जहाँ पर इंग्लिश मीडियम की बात चल रही है तो इंग्लिश पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों के अंदर, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मीडियम न्यू पॉलिसी के अंदर रखा गया है कि अंग्रेजी को केवल लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाए, मीडियम के रूप में यहाँ पर इस पर भी चर्चा चल रही है। साथ ही हम यहाँ पर बात करें कि जब बच्चा 3, 4 और 5 कर लेगा तो यहाँ पर स्ट्रीम हो गई। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि 5+3 की मैं बात कर चुका हूँ। नेक्स्ट में यदि 3 की बात करता हूँ तो मिडिल स्टेज की बात करता हूँ दोस्तों। मिडिल स्टेज के अंदर कक्षा 6 में प्रवेश करेगा। बालक 5वीं में पास कर चुका है, अब बालक कक्षा 6 में प्रवेश कर रहा है। यहाँ पर लैंग्वेज जो इंडियन लैंग्वेज है यहाँ पर ली जाएगी। यहाँ पर बालक कक्षा 6, 7, 8 तक का स्टडी करेगा। मिडिल स्टेज के अंदर बालक कक्षा 6 में प्रवेश करेगा। 3 साल यहाँ पे दी गई है, कक्षा 6 के लिए, कक्षा 7 के लिए और कक्षा 8 के लिए यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो परिवर्तन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में दिया गया है दोस्तों, यहाँ बड़ा बदलाव किया गया है और यह बहुत समय की मांग है, आवश्यकता है। यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा गया है दोस्तों, यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। जैसे मान लो कि किसी बच्चे में कंप्यूटर सीखने की इच्छा है, किसी के अंदर वोकेशनल स्ट्रीम जैसे सिलाई, कढ़ाई या गुड़ाई या कृषि या अन्य किसी स्ट्रीम के अंदर बालक के यदि इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट एक बालक को यहाँ पर कक्षा 6 से ही लेना होगा। साथ ही यहाँ पर 3 जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनकी स्टडी करवाई जाएगी, मैथ्स की करवाई जाएगी, यहाँ पर साइंस और आर्ट्स, यहाँ पर भाषा, ये 4 मेजर सब्जेक्ट रहेंगे। इसके साथ साथ बालक को कक्षा 6, 7, 8 में ही अपने स्किल के अनुसार, अपनी खूबी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने अंदर हुनर डेवलपमेंट करने के लिए वोकेशनल सब्जेक्ट यहाँ पर लिया जाएगा। ये बड़ा बदलाव है दोस्तों। यदि मैं आगे के 4 साल की बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो आगे के 4 साल को सेकेंडरी स्टेज के रूप में लिया गया है। सेकेंडरी स्टेज का मतलब है यहाँ पर बालक कक्षा 9 में प्रवेश करेगा दोस्तों। कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये जो 4 ईयर हैं, 4 साल हैं यहाँ पर विद्यालय में व्यतीत करेगा। बालक यहाँ पर 4
कक्षा 9, 10, 11 और 12 के साथ यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पर बड़ा बदलाव है। जब हमने स्टडी की है, आपने स्टडी की है, तो आपने देखा होगा कि कक्षा 10th करने के बाद में बालक 11th में जाता है तो हम पूछते हैं कि बेटा आप साइंस लोगे या आप आर्ट्स लोगे या मैथ्स लोगे, बायोलॉजी लोगे। तो यह जो सिस्टम है, ये सिस्टम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खत्म कर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर केवल और केवल बालक कक्षा 9 के अंदर ही मल्टीपल चॉइस सब्जेक्ट यहाँ पर लिया गया है। यहाँ पर कक्षा 9 से 12 तक यहाँ पर लिया गया है। इसमें दूसरा सबसे बड़ा बदलाव लिया गया है कि हम जब एग्जाम कॉलेजों के अंदर करते थे, अपने एमएससी में क्या करते थे, वहां पर आपने वो देखा होगा कि यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम था दोस्तों। यहाँ पर बालक के साथ कक्षा 9 में ही सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा। ईयरली एग्जाम को हटा दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। कक्षा 9 से 12 तक सेमेस्टर एग्जाम बहुत अच्छी व्यवस्था होती है कि जब बालक के ऊपर दबाव आता है, जैसे मार्च में एग्जाम हो रही है तो हम देखते हैं कि फरवरी, जनवरी, दिसंबर में बच्चा पढ़ना शुरू करता है। लेकिन यदि यहाँ पर सेमेस्टर एग्जाम होगी तो बालक को 4 महीने से या 6 महीने से एग्जाम से रूबरू होना होगा। इसके प्रति वो पूरे वर्ष भर अपने पाठ्यक्रम और अपने स्टडी से जुड़ा रहेगा। साथ ही यहाँ पर किसी प्रकार की कोई स्ट्रीम नहीं है सब्जेक्ट का कि यहाँ पे साइंस स्ट्रीम होगा, आर्ट्स स्ट्रीम होगा या कॉमर्स स्ट्रीम होगा, इनको हटा दिया गया है। साथ ही मल्टीपल सब्जेक्ट लिया जाएगा। इसको अच्छे से समझे दोस्तों। जैसे मान लो कि 10th के बाद में 12th में यदि साइंस ले रहा है तो वह केमिस्ट्री लेगा, बायोलॉजी लेगा या उसके अंदर फिजिक्स लेगा। ये एक बंडल है, उस बंडल में से आपको चॉइस करना है, अन्य आप दूसरी स्ट्रीम में नहीं जा सकते हो। लेकिन यहाँ के साइंस में से एक सब्जेक्ट लेना चाहता है ले सकता है, यहाँ पर आर्ट्स में से एक सब्जेक्ट लेना चाहता है ले सकता है। जैसे मान लो कि मेरे को ज्योग्राफी अच्छी लगती है, मेरे को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, मेरे को मान लो कि हिंदी साहित्य अच्छा लगता है, तो मैंने 3 सब्जेक्ट ले लिए। साथ ही साथ यहाँ पर किसी प्रकार का कोई स्ट्रीम बाउंडेड नहीं है। ये बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत है यहाँ पर। जैसे मान लो कि जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं साइंस से सीनियर कर लेते हैं, आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीजी 3 सब्जेक्ट से कर लेते हैं, बाद में जाकर वो बंदा अलग अलग सब्जेक्टों से मिक्स होकर अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है। यह चीज़, जैसे मान लो कि मैं मेरा उदाहरण दूँ, मैंने 12वीं तक साइंस से की है, बीएससी की है, साइंस से की है, उसके बाद में मैं केमिस्ट्री एमएससी से किया, फिर उसके बाद ज्योग्राफी से मैं जाकर एमएससी कर लिया, लेक्चरर ऑफ ज्योग्राफी में यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अर्थात मैंने जो पढ़ाई साइंस से भी की है, मैंने कंपटीशन एग्जाम के लिए मैंने आर्ट्स का विषय भी लिया है। तो इस प्रकार आपका बालक के सभी प्रकार के जो चॉइस है वो सब्जेक्ट लेकर अपनी ऑल डेवलपमेंट रुचि कर सकता है। यहाँ पर इसके अंदर हम बात करते हैं कि ये जो आपको लिया गया है, इसके अंदर क्या होगा कि जिस प्रकार क्रिटिकल थिंकिंग होगी, अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटी बेस्ड जो थिंकिंग होगी बालक के अंदर डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर परीक्षा का जो पैटर्न है, कक्षा के अंदर शिक्षण कार्य का जो पैटर्न है वो पूर्ण रूप से बदल गया है। मानो आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार मान लो कि हम किसी गांधी जी के विचारों की बात करें, यहाँ पे कि गांधी जी ने कौन से सन के अंदर आंदोलन किया, दांडी यात्रा कब की है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, उन सन्नों को रटते रहते हैं, उनके नाम रटते रहते हैं। इस प्रकार की स्टडी आगे नहीं करवाई जाएगी। इस प्रकार के यहाँ पे बताया जाएगा कि गांधी जी के ये विचार थे, गांधी जी के विचार आज के युग के अंदर कितने सटीक हैं। यदि आज गांधी जी होते तो अपने देश की हालत क्या होती, कैसे होता। इस प्रकार के सोच करने वाले, बालक के अंदर क्रिएटिविटी लाने वाली सब्जेक्ट और पैटर्न शिक्षा का रखा जाएगा दोस्तों, और हमें इसी अनुरूप बालकों को पढ़ाना होगा। आप इसको एक छोटे से उदाहरण से मैं समझाना चाहूँ तो स्ट्रीम सिस्टम को हटाकर यहाँ पर मल्टीपल चॉइस सब्जेक्ट चूज करने का यहाँ पर जो सेकेंडरी स्टेज में लिया गया है दोस्तों। जैसे आप बफर सिस्टम का नाम सुना है, खाने के अंदर बफर सिस्टम होता है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ आपके सामने होते हैं। आप एक जगह बैठकर यदि टेबल पे खाना खा रहे हैं, उसको बफर सिस्टम नहीं कहते, उसमें तो जो आकर आपको परोसेगा वो खाओगे। लेकिन यदि आप बफर सिस्टम के अंदर टेबल के ऊपर बहुत सारी मिठाइयाँ और आपको जो इच्छा है वो मिठाई उठाकर खा रहे हो, तो बफर सिस्टम कर दिया जाएगा। इसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट आपके सामने बालक के सामने होंगे। अब बालक जो चाहेगा वो आपको इच्छा के अनुसार स्टडी करेगा। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि पहले कक्षा 10+2 और आज की जैसे मैंने बात की है 5 यहाँ पर +3 और उसके बाद में हम बात करें +4। यहाँ पे मैंने 4 स्टेज की बात की है। सबसे पहले की स्टेज की यदि मैं बात करना चाहूँ, फाउंडेशन स्टेज, जिसके अंदर बालक 3 साल बाद में विद्यालय के अंदर प्रवेश करेगा। 3 साल तक वो केवल खेलेगा, अर्थात प्ले ग्रुप में रहेगा। उसके बाद में कक्षा 1 और 2 इस प्रकार 5 साल विद्यालय में फाउंडेशन स्टेज में रहेगा। उसके बाद में जो 3 है वह 3 है प्रोप्रेटरी स्टेज, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कक्षा
3, 4 और 5 यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर मदर लैंग्वेज के अंदर बालक अपनी मातृभाषा के अंदर शिक्षण कार्य करेगा। यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट होगी यहाँ पर। और तीसरे की यदि मैं बात करूँ तो मिडिल स्टेज में बालक कक्षा 6, 7 और 8 में प्रवेश करेगा। यहाँ पर लैंग्वेज के साथ साथ वोकेशनल जो सब्जेक्ट है वो बालक के साथ लिए जाएंगे। मुख्य मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर मैथ, साइंस और आर्ट्स रहेंगे और लैंग्वेज 4 सब्जेक्ट मेजर रहेंगे, साथ ही वोकेशनल सब्जेक्ट रहेगा। साथ ही यदि मैं चौथी स्टेज की बात करूं जिसमें 4 की बात कर रहा हूं, वहां पर बात करूंगा सेकेंडरी एजुकेशन में मुख्य बदलाव जो लिया गया, मल्टीपल चॉइस स्ट्रीम हटा दिया गया है, बफर सिस्टम लागू कर दिया गया है। बालक किसी भी स्ट्रीम के 3-4 सब्जेक्ट ले सकता है और इसके अंदर स्टडी कर सकता है। यहाँ पर बालक हम पहुंच चुके हैं। अब आगे मैं बात करना चाहूंगी और प्लस 4 अर्थात करता हूं ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की मैं और यहाँ पे बात करूंगा। ग्रेजुएशन लेवल पर यहाँ पर 4 ईयर दिए गए हैं दोस्तों। पहले क्या होता था कि पहले आपके पास में 3+2 अर्थात 10+2 के बाद में 3+2 का स्ट्रीम होता था। 3 साल ग्रेजुएशन के लिए होते थे और 2 साल एमएससी के लिए या एमए के लिए, वो एमकॉम के लिए हुआ करते थे। तो 3+2 स्ट्रीम को चेंज करके यहाँ पर कर दिया गया है 4+1 या 4+3+2 अर्थात जो 4 साल हैं वो 4 साल क्या हैं, यहाँ पर पहले की तुलना में यहाँ पर बहुत अच्छा बदलाव किया गया है। ग्रेजुएशन लेवल पे मैं बात करता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत ही आवश्यकता और समय की मांग है। जिस प्रकार बालक के विद्यार्थी यहाँ पर क्या करता था कि यदि 3 साल में से 2 साल यदि बच्चा पढ़कर बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर करके पैसों के कारण या अपने जॉब के कारण या अपने अन्य पारिवारिक समस्याओं के कारण बालक हट जाता था, पढ़ाई से दूर हो जाता था और 3 साल बाद में वापस वो आता था तो उसको वापस फर्स्ट ईयर से करनी होती थी। दोस्तों यहाँ पर यह सिस्टम हटा दिया गया है। यहाँ पर जो 4 साल लिए गए हैं उन 4 साल के अंदर आप देख रहे होंगे मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट अर्थात यदि किसी विद्यार्थी को 1 साल ग्रेजुएशन किया है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। पहले 3 साल पूरा होने के बाद में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता था। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 1 साल स्टडी करने के बाद में उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि वह 2 साल का स्टडी कर रहा है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मिलेगा। और यदि वह 3 साल कर रहा है तो उसे डिग्री मिलेगी। और यदि वह 4 साल कर रहा है तो उसको रिसर्च की डिग्री मिलेगी। दोस्तों इसको अच्छे से समझे, पहले साल कर रहा है उसको सर्टिफिकेट मिल रहा है, दूसरी साल उसको डिप्लोमा मिल रहा है, तीसरी साल उसको डिग्री मिल रही है, चौथी साल उसको मिल रहा है रिसर्च का प्रमाण पत्र मिल रहा है। यहाँ पर जिस प्रकार आप कहेंगे कि कौन से ग्रेजुएशन की इनमें से सर्टिफिकेट काम में आएगा, तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर डिग्री जो 3 साल की होगी उसके आधार पर जो भी या आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के अंदर जो सर्टिफिकेट जाएगा वह 3 साल के बाद में होगा। लेकिन यहाँ मान लो कि 2 साल बाद में वो कहीं जा रहा है, 10 साल बाद में दोबारा है, तो वह 2 साल करने के बाद में तीसरी यहाँ पे साल जो डिग्री में सीधा आकर प्रवेश लेगा, न कि उसको पहले फर्स्ट ईयर करना होगा और सेकेंड ईयर दोबारा ये नहीं करने होंगे। साथ ही यदि हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो री एंट्री वाला ऑप्शन है यहाँ पर कि बिना किसी गैप के 1 साल पढ़े आपने सर्टिफिकेट लिया, जाओ अपना जॉब करो, काम करो। यदि जॉब और काम से फ्री हो गए आप 1 साल आओ, दोबारा आओ। यहाँ पे 1 साल पहले सर्टिफिकेट है आपके पास, वो जमा करवाइए और एडमिशन लीजिए, री एंट्री कीजिए, 1 साल और पढ़िए। आप सर्टिफिकेट के साथ साथ आप डिप्लोमा लेके जाइए, 2 साल के बाद में आप 1 साल और करते हैं तो डिग्री लेके जाइए, 1 साल और करते हैं तो आप रिसर्च का लेके जाइए। इस प्रकार आप ईयर बाय ईयर सर्टिफिकेट यहाँ पर ले सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन को यहाँ पर 1/2 ईयर में विभाजित किया गया है। दोस्तों 1 और 2 ईयर का मतलब ये है कि यदि आपने पूर्व में ग्रेजुएशन का 4 साल का पूरा पैकेज किया है तो 1 साल और 4 साल ग्रेजुएशन और 1 साल और पीजी करने के लिए आपको वही 5 साल के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपको एमएससी, एमए या एमकॉम मिल जाएगी। लेकिन यदि आपने 3 साल का कोर्स करके डिग्री लेके चले गए, वापस यदि पीजी करने के लिए आ रहे हैं तो वहां पर आपको 1 साल में पीजी का नहीं मिलेगा, वहां पर आपको 2 साल 3+2 यहाँ पर हम 3+2 5 साल का यहाँ पर आपको स्टडी करनी होगी। उसी आधार पर जैसे पहले 3+5 का था, इसी प्रकार यहाँ पर भी 4+1 या 3+2 का सिस्टम से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर लेके जानी होगी। यहाँ पर ग्रेजुएशन में चौथे ईयर के अंदर रिसर्च का देने के कारण
पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर यहाँ पर एमफिल को हटा दिया गया है दोस्तों। एमफिल को हटाने के साथ साथ ही यहाँ पर पीएचडी 4 साल की रखी गई है। इस प्रकार के परिवर्तन को यहाँ पर आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। अर्थात मैं यहाँ पर एक बार पुनः आपको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगा। पूरी एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अंदर 5+3+3+4 यह 12वीं तक की स्थिति में था। उसके बाद में थी 4+1 और 2 की बात करते हैं, यह ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात है। इसमें जो मुख्य बदलाव हुए हैं, कौन से स्तर पे हुए, क्या हुए, उनकी मैंने समय समय पे आपके स्टेज बाय स्टेज पे बात की है। अब मैं आपके सामने बात करना चाहूँगा कि न्यू पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी में पॉजिटिव व्यू, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी बातें क्या हैं और इसके अंदर बैकड्रा या नेगेटिव बातें क्या हैं, वो भी मैं आपके सामने 2 मिनट में बात करना चाहूँगा, जिसके कारण आप ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिए। ये अच्छा लगे तो आप इसमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। पॉजिटिव व्यू में हम देखते हैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि वर्तमान में शिक्षा विभाग या एजुकेशन के ऊपर राज्य सरकार लगभग 2.5 या 3% जीडीपी का खर्च कर रही है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हम बात करेंगे कि अपने जीडीपी का 6% यहाँ पर बजट में से देने की घोषणा की बात इसमें लिखी हुई है। दोस्तों यह अभी लागू नहीं होगा, यह लागू होने में समय होगा। अभी कोरोना काल आ गया, जिसके कारण या हम देखते हैं कि यह 2022 या 2023 के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होने की संभावना है। तो उस समय आप देख सकते हैं कि आमूल चूक परिवर्तन, आज शिक्षा पर जितना खर्च हो रहा है उससे डबल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना एजुकेशन के अंदर है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है या ह्यूमन पावर के ऊपर है या अन्य प्रकार के रिसोर्स पर है या ट्रेनिंग्स पे है, जितना खर्चा हो रहा है उसका डबल अर्थात 6% जीडीपी का यहाँ पर खर्चा होगा। यह बहुत ही प्लस पॉइंट है। दूसरे यदि मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ कि प्राइवेट स्कूलों की फीस, यहाँ पर इसके अंदर पॉजिटिव बात यह है कि अब वर्तमान में प्राइवेट स्कूलों की फीस देख रहे होंगे 10,000 से लेकर 2.5 लाख 3 लाख तक बड़ी स्कूलों के अंदर ईयरली फीस है। दोस्तों यहाँ पर स्कूलों की फीस निश्चित कर दी जाएगी कि इससे ज़्यादा वह नहीं ले सकते, अर्थात उनके जो मापदंड हैं उनको बता दिया जाएगा कि आपकी फीस इतनी होगी, इससे ज़्यादा ये नहीं होगी। निश्चित तय कर दी जाएगी, ग्रेड तय कर दी जाएगी कि इस ग्रेड की स्कूलों का यदि आपके पास लाइसेंस है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपके पास में फीस के मापदंड ये हैं, तो आपकी ग्रेड ये है। तो ग्रेड आर यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों की फीस तय कर दी जाएगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव है, मैंने बात की है कि वोकेशनल स्टडी यहाँ पर शुरू कर दी है, जो आपके यहाँ पर कक्षा 6, 7, 8 के अंदर यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई थी, जिसको मिडिल स्टेज कहा गया था। मिडिल स्टेज के अंदर यहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट और वक्त की आवश्यकता, बेरोजगारी को कम करने के लिए, अपने स्किल डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव थिंग व्यू इसको मैं मानता हूँ। साथ ही हम यहाँ पे बात करते हैं रिजल्ट्स की। यहाँ पर इवल्यूशन में परिवर्तन किया गया है। शिक्षकों के लिए यह बात बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगी, विद्यार्थियों के लिए बात बहुत महत्वपूर्ण होगी कि किस प्रकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर रिजल्ट्स को रखा गया, आंकलन को रखा गया, मूल्यांकन को रखा गया। यहाँ पर मुख्य 4 प्रकार के आंकलन होने के बाद बालक का रिजल्ट तय किया जाएगा। जिस प्रकार वर्तमान के अंदर हम देखते हैं कि बालक को एग्जाम लिया, ईयरली एग्जाम ली, उसके बाद में उसके मार्क्स आए, अंक विभाजन मार्कशीट दे दी कि 100 में से इसके 70% है या 80% है या 90% है, बालक को इतने नंबर आए और पास हो गया। नहीं दोस्त, इस मार्क यहाँ पर जो मार्क्स का जो इवल्यूशन का प्रकार है, सबसे पहला है मार्क्स। परीक्षा के आधार पर दिए गए मार्क्स जो वर्तमान में भी हैं, न्यू पॉलिसी में भी रखा गया है, रखना भी आवश्यक है। दूसरा यहाँ पे रखा गया है सेल्फ इवल्यूशन। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर सेल्फ इवल्यूशन की, अर्थात जब स्टूडेंट थे, जब हम पढ़ रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि मैं कैसा हूँ, मुझे इस काम के लिए कितने अंक मिलने चाहिए। आपने अभी फेसबुक पर या ट्विटर पर या अन्य किसी प्रकार के सोशल मीडिया पर लिखा होगा कि मेरे इस काम को आप कितना अंक देने चाहते हैं, इस गेम के अंदर आप खेले आपको कितना अंक मिल रहे हैं। यह काम बालक को कक्षा 6, 7, 8 से प्रारंभ हो जाएगा। मिडिल स्टेज में बालक को यह बता दिया जाएगा कि आप अपना स्वयं का आकलन कीजिए, आप अपने आप को कितने अंक देने चाहते हो, बालक स्वयं देगा। इसके कारण वह अब अंदर ही अंदर सोचेगा कि वास्तव में कि क्या मैं 10 में से 10 के लायक हूँ, क्या मुझे 10 में से 10 मिलना चाहिए। यदि वो सबके सामने कहता है कि मुझे 10 में से 10 अंक मिलना चाहिए, तो उसके साथ दोस्त या उसके शिक्षक कहेंगे कि आप 10 में से 10
अंक लाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, आप ये मापदंड पूरे कीजिए, तब आपको 10 में से 10 मिलेंगे। तो मैं स्वयं को ही मेरे को 10 में से 9 दूंगा, 10 में से 8 दूंगा, उसके बाद में वो जो मापदंड रह जाएंगे उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। सेल्फ डेवलपमेंट होने की यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पर मार्क्स देने का तीसरा तरीका है फ्रेंड्स आपको अंक देंगे। विद्यार्थी का साथी जो विद्यार्थी है वो उसको अवलेशन करेगा, मार्क देगा, वो उसको अंक देगा। इससे क्या होगा दोस्तों, अब जिस प्रकार हम पड़ोसियों से करते हैं कि ये पड़ोसी अच्छा है, ये पड़ोसी अच्छा नहीं है, बालक अपने आप को कक्षा 6 से ही स्टार्ट कर लेगा। अपने आसपास अपने स्वयं के साथ दूसरों के समायोजन जो आज की बहुत अधिक आवश्यकता है वह उसके साथ मेलजोल बढ़ाएगा। उसको पता है प्रत्येक मेरा साथी मुझे अंक देगा, मैं प्रत्येक साथी को अंक दूंगा। तो आप एक दूसरे की भावनाओं को, रिलेशन को समझने में मजबूती मिलेगी, आदर्श नागरिकता के गुण आएंगे और वह एक अच्छा सुयोग्य नागरिक बनने की जो डेवलपमेंट होने की जो प्रारंभिक स्टेज है वो बड़ा होकर जो सोचता है वो प्रारंभ में ही सोचने लग जाएगा। एक सुसमाज की कल्पना की गई है। साथ ही यहाँ पर टीचर्स भी परीक्षा के अलावा उसके बाह्य मूल्यांकन करके भी अंक दिए जाएंगे। तो यह जो मुख्य रिजल्ट्स के फंडे हैं जिसको मैंने विस्तार से खोलकर यहाँ पे बताया गया है, ये सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है। साथ ही यहाँ पर पांचवा जो पॉजिटिव थिंक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात करना चाहूंगा, फॉरिजन्स जो यूनिवर्सिटी हैं वो इंडिया में आएंगी। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया दोस्तों, पहले भी आज से 15 साल पहले भी इस प्रकार का एक अध्यादेश या इस प्रकार का एक नियम आया था कि बाहरी जो विदेशी जो यूनिवर्सिटी हैं, कैम्ब्रिज हैं या वो इंडिया में लगाएं। लेकिन उस समय यहाँ पर कुछ नियम रखे गए थे कि 50 लाख आपके पास सिक्योरिटी जमा कराएंगे तो ही विदेशी यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर यहाँ पे स्टेबल हो सकेंगी। तो उस समय यहाँ पर मान लो कि वो फीस लेके चलाएंगे तो हमें क्या पता। तो वर्तमान में क्या किया गया है, बिना किसी सिक्योरिटी फीस के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी बात ये रखी गई है कि वर्ल्ड की टॉप 15 अर्थात पूरे विश्व की जो श्रेष्ठ 50 यूनिवर्सिटी है उन्हीं को भारत के अंदर जो लगाना चाहते हैं, यहाँ पर अपना कैंपस स्थापित करना चाहते हैं, उनको शर्त यहाँ पर कैंपस स्थापित करने, इंडियन बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए आप यहाँ पर स्टेबल कर सकते हैं। ये न्यू पॉलिसी के अंदर अच्छी बात रखी गई है। साथ ही यहाँ पर डिपार्टमेंट पर मैं बात करूंगा, यहाँ पर अगले पॉइंट की। डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पर रखा गया है कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षा विभाग को चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट्स होंगे। यहाँ पर अकाउंट्स का अलग डिपार्टमेंट होगा, ट्रेनिंग्स का अलग डिपार्टमेंट होगा, यहाँ पर प्रश्न पत्र निर्माण का अलग डिपार्टमेंट होगा, यहाँ पर मॉनिटरिंग का अलग डिपार्टमेंट होगा। अर्थात जिससे कि कार्य की कुशलता और कार्य की मॉनिटरिंग अच्छे से होगी। डिपार्टमेंटल स्थापित करने के बाद में इस एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर रखा गया है कि बहुत अजीब बजट के साथ के अंदर टीचर्स ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर 4 ईयर प्लान दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कि इस पॉलिसी के साथ टीचर्स को काम करने के लिए यहाँ पर 4 साल का पैकेज ट्रेनिंग प्रोग्राम का रखा गया है, जिसमें फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग होगी, फिर सेकंड ईयर ट्रेनिंग होगी, थर्ड ईयर ट्रेनिंग होगी, 4 ईयर। तो 4 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें अंदर स्टेबल किया गया है। इस प्रकार के 7-8 जो पॉइंट मैंने यहाँ पर पॉजिटिव व्यू में रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर मैं नेगेटिव पॉइंटों की भी बात करना चाहूंगा और आपसे भी मैं आशा करता हूं कि यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो बैकड्रा हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखिए। हम इस बात को आगे तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव व्यू और नेगेटिव व्यू आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। साथ ही मैं बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो भाषा वाला मुद्दा है, जो प्रारंभिक जो एजुकेशन है वो मातृभाषा में कराने वाला एजुकेशन है, यह बैकड्रा इसको मान रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स बॉक्स या बहुत सारे जो अवलोकन होने के बाद में या इस प्रकार के सर्वे होने के बाद में इसमें बात है कि जो लैंग्वेज है बालकों की केवल और केवल मीडियम हिंदी रखा जाए या उसका स्थानीय भाषा ही प्रारंभिक शिक्षा रखा जाए, इस पे अभी तक चर्चाएं चल रही हैं। दूसरा यदि हम बात करते हैं कि इसमें सेंट्रल सिलेबस की बात रखी गई है। दोस्तों सेंट्रल सिलेबस का मतलब है, इस बैकड्रॉप के अंदर इस प्रकार मान रहे हैं कि एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम या जो सेंट्रल दिल्ली का जो पाठ्यक्रम है, जो मॉनिटरिंग एजेंसी है, वो पूरे भारत के अंदर प्रत्येक स्टेट के अंदर पाठ्यक्रम लागू होगा। अर्थात उसके जो स्टेट की जो लोकेलिटी है या स्टेट की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए बैकड्रा मान रहे हैं कि इसके अंदर थोड़ा लचीलापन देना चाहिए, जिसकी भी आगे बात हो सकता है कि इसको मान लिया जाए। इस प्रकार के 2 बैकड्रा के साथ मैंने 7-8 पॉजिटिव व्यू आपके सामने रखे गए हैं। पूरी एजुकेशन पॉलिसी को मैंने खोल के रखा है आपके सामने, इसमें अच्छाई और बुराई को खोल के रखा है। दोस्तों यहाँ पर मैंने 4 स्ट्रीम में इसको बात की है। यहाँ पर मैंने 5+3+3+4 की बात की है, जिसके अंदर कक्षा 12 तक की बात की है।
ग्रेजुएशन को 4 भागों के अंदर हमने विभाजित किया गया। सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स और रिसर्च कोर्स की बात की है। साथ ही हमने पीजी की बात की है, 1 ईयर्स पीजी, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स पीजी की बात की है और यहाँ पर एमफिल को हटाकर हमने यहाँ पर पीएचडी 4 ईयर की बात की है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।